साथियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पक्ष लेने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में व्यवस्थित नगर नियोजन। ध्यान से पढ़िएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक नियोजित शहरी सभ्यता थी और इस शहरी सभ्यता के बहुत से केंद्र थे, जिसमें महत्वपूर्ण है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, इस प्रकार लोथल और धोलावीरा। इसके अलावा भी और स्थान हैं। आज हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों की विकास था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं है। यहाँ जो मकान बने गए थे वो शहर के दृष्टिकोण को रखते हुए बनाए गए थे। हम इसकी विशेषताओं में पहला पढ़ रहे हैं, स्थिति। मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो को ध्यान में रखते हुए हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का हम अध्ययन करने वाले हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। जैसा कि आपको यहाँ मानचित्र में भी दिखाई दे रहा है। मानचित्र में आप देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के पास में ही रेहड़ी, कोटदीजी, नीचे की तरफ चन्नूदड़ो, अल्लाहदीनो और ऊपर हम देखते हैं इस नदी पर ही हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। अब हम इसकी बसावट का अध्ययन करेंगे कि इसकी बसावट किस प्रकार से है। बसावट मुख्य रूप से दो भागों में है। दो भागों में किस प्रकार है, जिस प्रकार कोई शहर नया बसता है तो उसके अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इतने समझदार थे कि उन्होंने अपनी बसावट को दो भागों में बांटा। किस प्रकार बांटा कि बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक छोटा किंतु ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। दो भाग किए, एक ऊंचाई पर और एक निचले भाग पर। ऊंचाई वाले भाग को कहा गया है दुर्ग और निचले वाले भाग को कहा गया है निचला शहर। अभी हम एक मानचित्र के माध्यम से भी इसका अध्ययन करेंगे। पहले हम इसके ऊपर तथ्यों को पढ़ लेते हैं। इस प्रकार निचला शहर और दुर्ग। दुर्ग की व्याख्या करते हैं। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। अब दुर्ग ऊंचा क्यों है? जैसे यह शहर बसा हुआ है, दो भाग कर दिए, एक तो दुर्ग का भाग, एक निचला शहर। तो दुर्ग वाला जो भाग है वह ऊंचा क्यों है? ऊंचा इसलिए क्योंकि वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। इस प्लेटफॉर्म की वजह से ही दुर्ग जो था वो ऊंचा था। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। जैसे दुर्ग है तो इसको दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया। इन दोनों भागों को अलग करने के लिए ये दीवार बनाई गई थी। निचला शहर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। ये यहाँ पर निचला शहर है, यहाँ पर अंदर मकान बनाए हुए हैं। यह भी एक दीवार से घेरा गया था। अब हमारे सामने एक शब्द आ रहा है चबूतरे। ये चबूतरे क्या है? कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। चबूतरे का मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म, नींव, और उसके ऊपर भवन बनाए गए। विशाल भवन जितने भी बने हुए चबूतरे के ऊपर बने हुए। एक बार चबूतरे के बनने के बाद शहर का सारा निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इससे पता पड़ता है कि मोहनजोदड़ो की या हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां जो थी उसकी बसावट एक नियोजित प्रणाली के तहत थी, प्लानिंग के तहत थी। पहले बस्ती का नियोजन किया गया, मतलब प्लानिंग बनाई गई, और फिर उसके अनुसार उसका कार्यान्वयन किया गया। पहले प्लानिंग बनाई गई, कहाँ दुर्ग बनेगा, कहाँ निचले शहर बनेंगे, कहाँ कहाँ चबूतरे होंगे जिस पे कोई विशेष इमारतें बनेगी। इस प्लानिंग के बाद ही इस शहर का नियोजन किया गया। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको यहाँ पर मोहनजोदड़ो का नक्शा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से पता पड़ रहा है कि इस पूरी बसावट में दो प्रकार के भाग हैं। एक तो निचला शहर और दूसरा दुर्ग, जिसको अपर टाउन भी कहा गया है। अब आप देखिए कि दोनों मिलाकर एक पक्की बाउंड्री बनाई गई है। ये साफ हमको नज़र आ रहा है कि एक बाउंड्री बनाई गई है। इसमें जो दुर्ग वाला भाग है, इस दुर्ग वाले भाग पर भी पूरी एक बाउंड्री से इसको अलग निचले शहर से किया गया है। इससे ये पता पड़ता है कि दुर्ग में या तो पुरोहित या राजा या प्रशासनिक लोग रहा करते थे, और ये जो निचला भाग है इसमें सामान्य जनता रहा करती होगी।
पास में यह जो नदी है वो सिंधु नदी बह रही है। इस प्रकार हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मोहनजोदड़ो की बसावट है, ये जो शहर है वो एकदम व्यवस्थित है। इस बसावट में आपको कुछ, अभी हम चबूतरों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आप देखिए कि जगह जगह यहाँ पर प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और इन प्लेटफॉर्म पर ही, इन चबूतरों पर ही विशाल भवन भी बने हुए हैं। इन विशाल भवनों में स्नानागार भी है, अन्नागार भी है, जो ज़्यादातर आपको दूर में मिलेंगे। इस प्रकार मोहनजोदड़ो की जो बसावट है एक व्यवस्थित है। इस बसावट से हमें ये पता पड़ता है कि आज से लगभग 4600 साल पहले भी नियोजित शहर हुआ करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहा है। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ईंटें। जैसा कि इस पाठ के परिचय में और इसके नाम में प्रथम शब्द ही ईंटें हैं। ईंटें किसी भी सभ्यता की नींव की ईंट होती है, उसको ईंटें जो होती है वो उसका निर्माण कार्य की द्योतक होती है। बिना ईंट के कोई भी सभ्यता तैयार नहीं हो सकती। यहाँ ईंट से तात्पर्य निर्माण से है। ईंटें जो थी वो धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी ईंटें हैं वो दो प्रकार से बनेंगी, या तो उनको तैयार करके धूप में सुखाया जाना या भट्टी में पकाया जाना। और ये ईंटें एक निश्चित अनुपात में थी और इनका अनुपात था 4, 2 और 1। ये इनका एक निश्चित अनुपात था। इस प्रकार की ईंटें सभी बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। साथियों, एक व्यवस्थित नगर नियोजन के क्रम में मोहनजोदड़ो का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में अगली विशेषता हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली से तात्पर्य मकान से, गलियों से जो गंदा पानी था उसकी निकासी किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में की गई, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नालों का निर्माण किया गया। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यह बहुत ही गर्व की बात है कि आज से 4600 वर्ष पूर्व भी जो शहर बसे थे वहाँ पर नियोजित जल निकास प्रणाली थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड पद्धति से क्या तात्पर्य? आप देखिए, जो सड़कें थी वो इस प्रकार बनी हुई थी और ये आपस में समकोण पर इस प्रकार काटती थी। मुख्य सड़क और मुख्य सड़क से लगी हुई सभी सड़कें इस प्रकार आपस में कटती थी। इसे बोलते ग्रिड पद्धति। तो सड़कें जो बनी हुई थी वो ग्रिड पद्धति के आधार पर बनी गई थी। अगला बिंदु नालियाँ। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा गया। जैसे सड़कें हैं, सड़कों के किनारों पर मकान बने हुए थे इस प्रकार, और मकानों का जो गंदा पानी था वो सड़कों के किनारे बनी नालियों से बहता था। नालियों के विषय में अर्नेस्ट मैके लिखते हैं। अर्नेस्ट मैके एक इतिहासकार हैं। उन्होंने लिखा है कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। जल निकास प्रणाली के ऊपर वो कहते हैं कि यह प्रणाली सर्वथा अभी तक की सबसे प्राचीन प्रणालियां हैं। जल निकास प्रणाली की और विशेषताओं में जो मुख्य नाले थे वो मिट्टी या गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में भी देख रहे हैं, मानचित्र में आपको ईंटों की नालियाँ दिखाई दे रही है। ये ईंटों के साक्ष्य हमको वर्तमान में प्राप्त हुए हैं, आज के समय में प्राप्त हुए हैं, जबकि इनका निर्माण कार्य आज से 4600 वर्ष पूर्व हुआ था। नालियाँ जो बनेगी, नालियों के बीच बीच में इस प्रकार से गर्त बने हुए हैं, इस प्रकार से। इन गर्तों के ऊपर चूना पत्थर की पट्टिका लगाई गई थी, मतलब इनको ढका गया था। जो नालियाँ थी उनको बनाया गया, चूना ईंटों से बनाया गया, उसके ऊपर बीच बीच में होदियाँ बनाई गई, उनको ढकने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया गया। घरों की नालियाँ पहले एक होदी या मलकुड़ में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई जाती थी। अब इस कुंड का क्या महत्व है? इस कुंड का महत्व ये है कि घर से जो गंदा पानी निकला है वो बहता हुआ इस नाली में जाता है और जो भारी पदार्थ हैं वो इस कुंड में नीचे जम जाते हैं और जो गंदा पानी होता है
वो ऊपर से यहाँ से आगे बह जाता था। जब कभी भी सफाई कर्मियों द्वारा इस जो गर्त है इसको खोला जाता और यहाँ से कूड़ा करकट निकाल कर यहाँ पर ढेर बना दिया जाता और नाली की सफाई हो जाती। इस प्रकार से आज से इतने हजारों वर्ष पूर्व भी ये व्यवस्था विकसित अवस्था में थी। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी पाई जाती थी। इसका उदाहरण यहाँ दे रखा है कि लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वही नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। लोथल की विशेषता है कि जो मकान जो बने थे वो तो थे कच्ची ईंटों से बने हुए, और इनकी जो नालियाँ थी वो बनी हुई थी पक्की ईंटों से बनी हुई। इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक विकसित जल निकास प्रणाली पाई गई थी, और जल निकास प्रणाली उस समय की शहरी सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स बन सकें। विद्यार्थियों, अभी हमने अर्नेस्ट मैके के बारे में पढ़ा था, अर्नेस्ट मैके का कथन पढ़ा था। अब हम अर्नेस्ट मैके का थोड़ा परिचय ले लेंगे। अर्नेस्ट मैके का जन्म 5 जुलाई 1880 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर सन 1943 को लंदन इंग्लैंड में हुई थी। अभी अर्नेस्ट मैके कौन है? जैसे हमने पहले बात की थी कि इतिहासकार हैं, तो अर्नेस्ट मैके एक इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं हमने पहले पढ़ लिया है। ये एक पुरातत्वविद थे। उनकी रुचि पुराने स्थलों की खुदाई व अध्ययन में थी। अर्नेस्ट मैके ने कुछ बुक्स लिखी है, उसके मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, चनुदड़ो उत्खनन 1935-36, इंडस सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो में आगे की खुदाई, जिसे एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। अर्नेस्ट मैके का यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है। आप इनका देखिए कि अर्नेस्ट मैके किस प्रकार के व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपनी किताब अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में लिखा है कि किसके बारे में लिखा है, तो अभी हमने बात की थी कि मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा सभ्यता की नालियों के बारे में लिखा है, जल निकासी के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। कहने का तात्पर्य यह है, अर्नेस्ट मैके ये कहते हैं कि उत्खनन के दौरान उनको जो साक्ष्य मिले हैं वो किस प्रकार के मिले हैं कि जैसे आपको मैंने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है। आप देखिए कि ये एक सड़क है और ये एक मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग थोड़ा बड़ा है और जो गली है वो छोटी है। मकान बने हुए हैं, हर मकान से जो पानी की निकासी जैसे हमारे घरों से होती है वैसे हर मकान से पानी की निकासी थी। नालियाँ बनी हुई थी, नालियाँ घर के बाहर की सड़क की नाली में घर का पानी जाता था, और ये पानी बहता हुआ नाली के माध्यम से आगे बहता हुआ मुख्य सड़क के बड़े नाले में मिलता था, जैसे यहाँ पे दिखे दे रहा है। और जो मुख्य नाला है ये आगे बढ़ते हुए शहर के बाहर जो बड़ा नाला होता था, नदी होती थी, उसमें मिल जाता था। इस प्रकार की संरचना थी। अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि घरों के बाहर जो नालियाँ थी, और अभी हमने पढ़ा था कि नालियों में जगह जगह होदियाँ थी या चैम्बर थे। इन चैम्बर का क्या उपयोग है, हमने ये बात की थी कि इन चैम्बरों में जो गंदा पानी आता था, पानी ऊपर से बह जाता और जो मलबा होता था, भारी पदार्थ वो इसमें जमा हो जाते थे, और इनके ऊपर चूने की पट्टियाँ होती थी या किसी भी प्रकार से इनको ढका हुआ रखा जाता था। समय समय पर जो सफाई कर्मचारी आते थे, इनको खोलकर इसमें जो मलबा होता था उसके बाहर निकाल दिया करते थे। अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि ये मलबा आज भी जब खुदाई की गई तो इन होदियों के बाहर, इन चैम्बर्स के बाहर रेती के ढेर के रूप में मिला है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कचरा जो था वह नालों के अगल बगल पड़ा मिला है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की नाली व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, और इसका हमें साक्ष्य अर्नेस्ट मैके की पुस्तक से भी मिलता है। यहाँ पर अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडस सिविलाइजेशन का जो कवर पृष्ठ है वो बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। विद्यार्थियों, अब हम गृह स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में गृह स्थापत्य किस प्रकार का था। सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका गृह स्थापत्य है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो शहरी सभ्यता को, वर्तमान की जो शहरी सभ्यता है उसी प्रकार की शहरी सभ्यता के बराबर उस समय की शहरी सभ्यता थी।
मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वह आवासीय भवनों के साक्ष्य प्रस्तुत करता है। हमको ये ध्यान है कि मोहनजोदड़ो में एक ऊंचाई पर दुर्ग था और निचली सतह पर निचला शहर था। निचला शहर में आम जनता के लिए रहने के लिए आवास थे। उसी आवास की हम यहाँ पर विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला बिंदु आंगन। आंगन आवास की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जिस प्रकार वर्तमान आवासों में आंगन होता है और चारों तरफ कक्ष होते हैं, उसी प्रकार के आंगन उस समय में भी थे जो कि केंद्रित थे और उसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना बनाने या कोई और सार्वजनिक कार्य करने, कतई करने जैसी गतिविधियों में संलग्न थे। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता एकांतता का महत्व। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान है, वहाँ के जो निवासी थे वो अपनी एकांतता को पूर्ण महत्व देते थे। किस प्रकार देते थे? लोगों द्वारा अपनी एकांतता को महत्व दिया जाता था। भूमितल ग्राउंड फ्लोर या पहली जो मंजिल होती है, जो सड़क से जस्ट साथ में लगे हुए मकान होते हैं, वो भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। कहने का तात्पर्य है, जो सड़क पे जो मकान थे उसमें खिड़कियां नहीं होती थी, सिर्फ एक दरवाजा होता था। अभी हम आगे एक चित्र के माध्यम से भी इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। और दरवाजे से जब हम अंदर की ओर देखते हैं तो सामने की ओर एक दीवार दिखाई देती थी, जिससे कि आंगन सीधा नहीं दिखता था। आंगन में लोग किस प्रकार बैठे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, ये उससे पता नहीं चलता था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु स्नानघर। प्रत्येक घरों में ईंटों के बने फर्श, ये हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि जो फर्श थे वो ईंटों के थे। तो प्रत्येक घर में ईंटों से बने फर्श से बना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियाँ सड़क की ओर जाती थी। सड़क की जो दीवार होती थी उससे लगी होती थी और उसके माध्यम से घर के बाहर नाली में पानी, गंदा पानी बह जाता था। चौथी विशेषता सीढ़ियाँ। जो मकान इस प्रकार बने हुए थे, जो डबल मंजिल के मकान थे उस पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थी, या एक मंजिल के मकान थे उस पर छत पर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस प्रकार सीढ़ियों के जो अवशेष मिले उससे हमें ज्ञात होता है कि उस समय में सीढ़ियाँ थी। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु कुएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हर घर में, लगभग प्रत्येक घर में एक एक कुआं पाया गया है और मोहनजोदड़ो में लगभग जो कुओं की संख्या हमें प्राप्त हुई वो 700 थी। यानी प्रत्येक घर में एक कुआं हुआ करता था। इस कुएं का क्या महत्व है? कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुसार इन कुओं की संख्या लगभग मोहनजोदड़ो में 700 है। साथियों, आपके सामने मोहनजोदड़ो सभ्यता का चित्र दिखाई दे रहा है। इसको हमने पूर्व में भी अध्ययन किया। इसके दो भाग हैं। एक ऊपरी शहर जिसको दुर्ग कहा गया है और दूसरा जो भाग है जिसको निचला शहर कहा गया था। और इसी में मुख्य रूप से गृह स्थापत्य के हमें सामान्य नागरिकों के मकान दिखाई देते हैं। पास में यह सिंधु नदी भी बह रही है। इसी पर हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। इस व्यवस्थित नगर बसावट में जो मकान हुआ करते थे उस मकान पर अभी हम चर्चा करेंगे। मकान के पूरा गृह स्थापत्य को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि भी हमने अध्ययन किया है, हमने अभी पढ़ा था कि मुख्य मार्ग की तरफ घर का दरवाज़ा होता था और उस दरवाजे से प्रवेश अंदर की ओर होता था। इस मुख्य मार्ग पर और कहीं पे भी कोई खिड़की, दरवाज़ा वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एक ही दरवाजे से अंदर प्रवेश किया जा रहा है और अंदर प्रवेश करते ही सामने की तरफ फिर एक दीवार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह हड़प्पा वासी अपनी एकांतता को महत्व देते थे। एकांतता की महत्व देते थे। दरवाजे से जब अंदर की तरफ देखा जाता था तो किसी भी प्रकार के घर परिवार की गतिविधियां नज़र नहीं आती थी। यहाँ पर जाने पर, अंदर की ओर प्रवेश करने पर जो पहला जो कक्ष आता है वह यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था, जो परिवार के लिए भी काम में आता था और राहगीर भी कोई आकर यहाँ से पानी पी सकते थे। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें ये जो भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्नानागार हुआ करता था। यहाँ पर घर के परिवार के लोग स्नान करते थे और यहाँ का जो गंदा पानी था और बाहर की ओर इस दीवार में नाली व्यवस्था थी और इस नाली के माध्यम से पानी बाहर सड़क की मुख्य नाली में मिल जाता था। यहाँ पर बीच में हमको एक बड़ा सा चौक दिखाई दे रखा है, आंगन दिखाई दे रहा है। घर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इस आंगन के से लगे हुए जितने भी कक्ष हैं उनके दरवाजे इस आंगन में खुलते हैं और सारे दरवाजे इस आंगन में खुलते हैं। यहाँ इससे पता पड़ता है कि इस आंगन का बहुत महत्व होता है। घर परिवार के लोग यहाँ पर बैठते थे, बातें किया करते थे, काम किया करते थे, कतई बुनाई का काम करते थे या और कोई सार्वजनिक कार्य किया करते थे। यहाँ का जो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रसोई हुआ करती थी और इस रसोई का
माध्यम से घर का खाने का कार्यक्रम होता था। खाना बनकर लोग यहाँ आंगन में खाना खाया करते थे। और अधिक इसका अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं। सीढ़ियाँ छत की ओर जाया करती थी। जो डबल मंजिल के मकान थे उस पर जाती थी, या छत पर भी सीढ़ियाँ जाती थी। सीढ़ियाँ पक्की बनी हुई हुआ करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो पूरा आवास का बना हुआ है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि यहाँ के लोग व्यवस्थित रूप से बसते थे। घर का जो स्थापत्य है वो आज ही के समान हमें दिखाई देता है और एक पूर्ण रूप से नियोजित शहरी सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। साथियों, गृह स्थापत्य के पढ़ने के बाद अब हम ऊपरी भाग दुर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे कि दुर्ग में किस प्रकार निवास स्थान बनाए गए थे, किस प्रकार वहाँ बड़े विशाल भवन बनाए गए थे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्रों की अनूठी व्यवस्था उनकी बस्तियों के दो भागों में विभाजित होना है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहते हैं, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया भाग जिसे निचला शहर कहते हैं, जैसा कि अभी हमने इससे पूर्व में अध्ययन किया था। दुर्ग की ऊंचाई का क्या कारण था? तो दुर्ग की ऊंचाई का मुख्य कारण यह था कि यह जो दुर्ग की संरचना है वो ईंटों के बेस पर बनी हुई थी, ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी। इस वजह से यह दुर्ग ऊंचा उठा हुआ था। दुर्ग को चारों ओर दीवार से घेरा गया था, जैसा अभी हमने चित्र में भी देखा था। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जो संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। उनमें से हम कुछ उदाहरण यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले हम विशाल अन्नागार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे माल गोदाम भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। उस पर बाहर से माल आया जाता था, ले जाया जाता था, और शहर में भी जो माल था उसको संग्रह किया जाता था ताकि अच्छे व बुरे समय में वहाँ की जनता के लिए वो उपयोग में आ सके। अनाज इकट्ठा करने की विशाल संरचना है माल गोदाम। अनाज इकट्ठा करने की विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है। अभी हम यहाँ पर चित्र में भी देखेंगे। साथियों, विशाल अन्नागार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विशाल अन्नागार का अभी खुदाई के दौरान जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार अभी सिर्फ धरातल वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ जो निचला हिस्सा है इसको पक्की ईंटों से बनाया गया था। यहाँ जगह जगह पे हमें दिखाई भी दे रहे हैं। इसका जो ऊपरी हिस्सा है जो संभवतः लकड़ी से बना था, जो अब नष्ट हो गया। ऊपर का भाग अब हमें उपलब्ध नहीं है। अन्नागार में हवा के आने जाने के लिए बीच बीच में स्थान भी छोड़े गए होंगे जिससे कि यह स्थान सुरक्षित रहे। अब हम दूसरे विशाल स्थल के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और लगभग सभी स्थानों पर इस प्रकार की संरचना है, लेकिन मुख्य रूप से हम मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को देखते हुए यहाँ पर चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई चौड़ाई हम इस प्रकार देख रहे हैं। 11.88 मीटर लंबा है। अभी चित्र में भी देखेंगे। लंबाई इसकी 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है और इसकी गहराई 2.43 मीटर है। यह एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसमें उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनाई गई थी। जलाशयों के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। जलाशय के उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानघर बने हुए थे। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको यहाँ विशाल स्नानागार के वर्तमान स्थल दिखाई दे रहा है, वर्तमान में किस प्रकार से ये स्थल हमें प्राप्त हुआ है। देखिए कि यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे की ओर उतर रही है और ये कुंड जैसा बना हुआ है जो कि स्नानागार का भाग था। इसी प्रकार की सीढ़ियाँ इधर से भी है और यहाँ ऊपर की तरफ हमें कुछ गलियारे के पास में कुछ भी आकृतियाँ नज़र आ रही है। ये जो स्थल है वो वर्तमान में हमें प्राप्त हुआ है और वर्तमान में इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। इसी को हम और अलग प्रकार से भी देख सकते हैं। साथियों, आपको एकदम व्यवस्थित रूप में अब स्नानागार नज़र आ रहा है और विशाल स्नानागार के मध्य में कुंड है और उस कुंड में हमें पानी नज़र आ रहा है। इस कुंड के दोनों तरफ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई लगभग इसकी 11.88 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 7.01 मीटर है। गहराई जो थी 2.43 मीटर, जो पानी में जो गहरापन है वो इसका है 2.43 मीटर।
यह एक आयताकार संरचना है। इसकी संरचना हमको आयताकार नज़र आ रही है। एक आयताकार संरचना है जो चारों ओर से गलियारे से घिरी। इसके आप पास में देख सकते हैं कि एक गलियारा बना हुआ है। गलियारा बना हुआ है जहाँ पे लोग स्नान करने से पहले और बाद में घूम फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इस प्रकार एक गलियारा है और इस गलियारे के दोनों ओर पानी में जाने के लिए सीढ़ियाँ हमको दिखाई दे रही। उत्तर की तरफ से भी है और दक्षिण की तरफ से भी है। दोनों की तरफ से सीढ़ियाँ हैं जो पानी में अंदर जाने के लिए बनी हुई है। इस जलाशय के बीच में पानी जो भरा हुआ है, पानी के नीचे ईंटों का जोड़ जिप्सम के माध्यम से किया गया। जलाशय के बीच में जो पानी भरा हुआ है इसमें ईंटों के जोड़ में जिप्सम लगाकर और इसके जो किनारे हैं यहाँ पर भी जिप्सम का लेप लिया गया है ताकि ये संरचना मजबूत बनी रहे और इसमें पानी ज़मीन में नहीं जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पानी जलाशय का था ये पास के कुएँ से आता था। यहाँ पास में कुएँ की संरचना है जहाँ से इसका पानी अंदर कुएँ के माध्यम से आता था और गंदा पानी जो था यहाँ पे एक छेद था, उस गंदे पानी से के निकास की बाहर की ओर नाले की तरफ हो जाती थी। जलाशय के दो गलियारे के पास में हमें एक कमरे दिखाई दे रहे हैं। चार चार कमरे जो थे दोनों तरफ गलियारे के पास दिखाई दे रहे हैं। ये स्नानागार थे जहाँ पे स्नान करके सार्वजनिक स्नान के कार्यक्रम के बाद महिला पुरुष जाके यहाँ पे वस्त्र वगैरह बदल सकते थे या और स्नान कर सकते थे। इस प्रकार की ये संरचना थी और ऐसा माना जाता है ये संरचना जो मुख्य रूप से किसी बड़े कार्य के लिए, अनुष्ठानिक कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो कि हड़प्पा सभ्यता का भाग है, विशाल भवन बने हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हैं इन भवनों के अतिरिक्त भी वहाँ पर कुछ विशाल भवन मिले हैं जिसमें स्तूप क्षेत्र, महाविद्यालय, विशाल आंगन, इस प्रकार की संरचनाएं जो हमें बताती थी कि ये शहरी सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी और पूर्ण रूप से फलीभूत हो रही थी। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स बन सकें।